कुमार जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए पिछले 3 चुनावों के आंकड़े हमने दिखाए, पहले 2018 पंचायत, 2019 लोकसभा, 2021 विधानसभा, और अभी के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े 2024 के मद्देनजर किस ओर इशारा कर रहे हैं संजय कुमार जी? चित्रा जी, मैं पंचायत के चुनाव के नतीजों को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करता हूं, न तो विधानसभा के चुनाव के नतीजों के लिए, न लोकसभा के चुनाव के नतीजों के लिए। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, आपने स्वयं बताया और वो आंकड़े हमारे सबके सामने हैं। अगर आप वोट प्रतिशत देखें, दो जो मुख्य पार्टियां हैं अभी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, लोकसभा में दोनों का मुकाबला ज्यादा करीबी है, दोनों एकदम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। विधानसभा का चुनाव आता है, दोनों में फासला बढ़ जाता है। तृणमूल कांग्रेस की जीत जो है बीजेपी पर बड़ी जीत होती है विधानसभा के चुनाव में, और पंचायत के चुनाव जिसके रिजल्ट्स की चर्चा आज हम कर रहे हैं, फासला और बड़ा हो जाता है। स्पष्ट है, मतदाता तीनों चुनाव में अलग अलग तरीकों से वोट दे रहा है। तो पंचायत के चुनाव के नतीजों से ये अर्थ मैं नहीं निकालता कि तृणमूल कांग्रेस 2024 के चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, लेकिन ये चुनाव के नतीजे बताते क्या? ये जरूर ये बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी उनका दबदबा बरकरार है बंगाल की पॉलिटिक्स में, और बीजेपी एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है, और लेफ्ट और कांग्रेस हाशिए पे है। तो चुनाव के नतीजे यही बता रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं इससे 2024 के नतीजों का अनुमान नहीं लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक और सवाल इसी के साथ ही जहन में आता है, उसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। उत्तर बंगाल, जहां की पूरी 8 लोकसभा पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से किया था, वहां पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है, और नंदीग्राम के इलाके में बीजेपी अगर अच्छा कर रही है तो उसके मायने क्या समझे जाएं। लेकिन जयंता खुशहाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर यही बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, चाहे 2014 का लोकसभा हो, 2017 विधानसभा हो, उसके बाद फिर पंचायत चुनाव 2016 में जो हुए थे, फिर तमाम आंकड़े पिछले कई चुनावों के उत्तर प्रदेश के पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में जाते हैं। हमने लोकसभा, विधानसभा और फिर पंचायत चुनाव के आंकड़े भी देखे जो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर पश्चिम बंगाल के सिनेरियो में हम देखें तो वो उलट कैसे हो जाते हैं? वहां पर पंचायत में तो एक तरफा जीत होती है, लेकिन विधानसभा में थोड़ा बहुत फासला जरूर रहता है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, लेकिन वो और कम हो जाता है लोकसभा तक आते आते। इसको कैसे समझा जाए, जनता खुशहाल? मैं लौट रही हूं आपके पास। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। আমাদের সরকার ঠিক করেছে তাদের পরিবারগুলোকে সাহায্য করবার জন্য আমরা 2 লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি সব পরিবারকেই। 19 জন মারা গেছে মোট ইলেকশনের ডেট অফ নোটিফিকেশন থেকে, তার মধ্যে 10 জন বা 12 জন আমাদেরই আছে, ম্যাক্সিমামটা আমাদের লোকই মারা গেছে। এবং পোলডেতে 7 জনকে নিয়ে, তার মধ্যেও 4 জন আমাদের, 3 জন নানা রকম সবার মিলেমিশে, এবং তাদের একটা করে স্পেশাল হোমগার্ড চাকরি আমরা দেব। এবং এক্ষেত্রে কোনো সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি কোনো ভেদাভেদ হবে না। যে পরিবারই ভিকটিমস হয়েছে তাদের আমরা এই সাহায্যটা করব, এটা আমাদের মানবিক সাহায্য। এবার আমি আবেদন করব, পঞ্চায়েত ইলেকশন করতে গেলে বা প্রবলেম হচ্ছে কি, কোথাও আছে বিনা রাজনৈতিক পঞ্চায়েত, আর কোথাও আছে রাজনৈতিক পঞ্চায়েত। ফলে একটা ফ্যামিলি থেকে 4-5 জন দাঁড়িয়ে যায়, এ ওর মুখ দেখে না, ওর মুখ দেখে না। গ্রামে গঞ্জে গুলো হয় পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময়টা, অন্য সময় হয় না। কাজে এটা আপনার হাতেও নেই, আমার হাতেও নেই, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু মানুষ, দেখুন বাংলায় 11 কোটির মতো মানুষ আছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर उनकी बातों का लब्बो-लुआब यही निकलता है कि टीएमसी का शानदार प्रदर्शन रहा और विरोधियों पर वो हमलावर होती हुई। साथ ही धन्यवाद देती हूँ जयंत घोषाल जी। मैं चाहूंगी बंगाली में उन्होंने बोला है, उनकी बातों को भी अगर हमारे दर्शकों को बता पाए, और मैंने जो सवाल पूछा था यूपी और बंगाल की तुलना करते हुए, उस पर भी आपका जवाब। हाँ, पहले मैं ये कह देता हूं, ममता जी ने बोल रहे हैं कि जो हत्या हुई है सबके लिए, और जिस पार्टी के हैं, मतलब वो भाजपा के लिए भी बोल रहे हैं, बाकी जितने प्रतिपक्ष हैं और रूलिंग पार्टी, सबके लिए हर परिवार में होम गार्ड की नौकरी और वो कुछ कॉम्पेंसेशन अनाउंस किए हैं। और दूसरी बात ये बोले हैं कि एक एक घर में 3-4 लोग लड़ना चाहते हैं,
और वो सब लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करे, सबको कैंडिडेट नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी कोई भेदभाव हुई है, झगड़ा हुई है, लेकिन कभी हम लोग कोई पॉलिटिकल विंडिक्टिव होकर नहीं किया। सबसे ज्यादा मृत्यु तो टीएमसी की हुई है, यही मतलब लगभग क्रिस्प जो है। और आप जो सवाल कर रहे थे चित्रा जी की भाजपा के, उसमें मैं आ रहा हूं कि जो यूपी और बिहार में जो आपने तुलना कर रहे हैं, वहां दबदबा भाजपा का है। पश्चिम बंगाल में आके वो रथ क्यों रुक जाते हैं? और 2021 में भी हम देखे थे, 2019 में भी, और आप भी तो गए थे पश्चिम बंगाल, बहुत सफर किए थे। देखिए, आपको बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है जी, दिल्ली में बैठे हैं, उनको पता है जो लिमिटेशन है, जो फॉल्ट लाइन है, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो जीरो था, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेट, और उसमें बीजेपी कुछ नहीं था। ये बहुत दुख था बीजेपी के मन में। 2016 वहां से आज अगर कंपैरेटिव स्टडी करें, नॉन बेस एरिया, बिल्कुल 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 नॉन बेस एरिया, हम वाजपेयी आडवाणी जी कहते थे नॉन बेस एरिया, हमारा बेस एरिया नहीं है, बेस एरिया तो हिंदी हार्टलैंड है, तो वहां अभी कोशिश कर रहे हैं, और आज भी नंबर 2 पार्टी हो गया है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है, लेकिन वहां लीडरशिप का प्रॉब्लम है, वहां ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, जो संगठन है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, आज नंबर 1 पार्टी टीएमसी है। बिल्कुल। सीपीएम और कांग्रेस से ज्यादा भाजपा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना बाकी है। और मोदी जी और अमित शाह जी खाना सजा के आपको ट्रे में दे देंगे और पश्चिम बंगाल के बीजेपी जीत जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी है, जैसे योगी जी हैं, जैसे शिवराज सिंह जी हैं, जैसे हेमंत जी हैं, वहां शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो बाबू को भी सोचना पड़ेगा कि उनके भी कुछ जिम्मेदारी होते हैं। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी का नाम लेके पश्चिम बंगाल में आप यूपी नहीं बन सकता। तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन बीजेपी की तरफ से भी होना जरूरी है।